गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, ट्रूथ टेबल किस तरह से ड्रॉ करते हैं, विदाउट ट्रूथ टेबल शॉर्टकट मेथड से किस तरह से हम स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में जज कर सकते हैं, वो पढ़ा था। अब इस लेक्चर, अच्छा क्वांटिफायर भी बना लिए थे क्या? देखो जरा एक बार, क्वांटिफायर निगेशन बना लिए थे। ओके ओके, चलो अब लिखे लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, फर्स्ट वन, idempotent law. idempotent law, आज मैं खुद, और पहला ही नंबर पे है तो एक ही स्टेटमेंट पैटर्न कंसीडर करता हूं। तो खुद के साथ किया हुआ एंड, या तो खुद के साथ लिखा हुआ और, ये चाहिए। खुद के साथ लिखा हुआ एंड, खुद के साथ लिखा हुआ और। देखो जरा ध्यान से, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि P का ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, P का ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। तो अगर P ट्रू रहा तो दोनों ट्रू बन जाएंगे। और एंड लॉ, अकॉर्डिंग टू एंड लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वेंशन, बोथ ट्रू, देन फाइनल आंसर विल बी ट्रू। तो फाइनल आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर P का वैल्यू ट्रू है तो फाइनल आंसर भी ट्रू ही होगा। अच्छा, अब मान के चलते हैं कि P का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, P का ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। तो अगर P का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मान लिया जाए तो दोनों फॉल्स बनेंगे। अच्छा, एंड लॉ, कन्वेंशन लॉ, वो तो वही रहेगा कि बोथ ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो P का ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो दोनों फॉल्स बनेंगे, मतलब फाइनल आंसर ट्रू हो नहीं सकता, फाइनल आंसर भी फॉल्स आ जाएगा। तो P अगर ट्रू है तो फाइनल आंसर भी ट्रू है, P अगर फॉल्स है तो फाइनल आंसर भी फॉल्स है। तो फाइनल आंसर जो है वो P को फॉलो कर रहा है। जैसे P देगा ट्रूथ वैल्यू, उसी तरह से फाइनल आंसर का ट्रूथ वैल्यू भी डिसाइड होगा। तो फाइनल आंसर P को फॉलो करेगा, इसलिए फाइनल आंसर भी लिखा जाएगा P। और लॉ के लिए भी सोचते हैं, और लॉ के लिए भी देखो, अगर थोड़ी देर के लिए मान के चले कि P का वैल्यू है ट्रू, P का ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, तो बोथ ट्रू बनेगा। लेकिन अब यहाँ डिसजंक्शन, लॉ ऑफ डिसजंक्शन है, और लॉ है बोथ फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। मैंने तो दोनों को ट्रू ले रखा है, P का वैल्यू ट्रू है, बोथ फॉल्स तो नहीं है, तो फाइनल आंसर भी ट्रू आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं P का वैल्यू फॉल्स ले लेता हूं तो दोनों फॉल्स बनेंगे और फाइनल आंसर भी फॉल्स आ जाएगा। तो P अगर फॉल्स है तो फाइनल आंसर भी फॉल्स है, P अगर ट्रू है तो फाइनल आंसर भी ट्रू है। तो यहां भी फाइनल आंसर P को फॉलो कर रहा है, यहां भी फाइनल आंसर P को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, हमेशा आइडेम्पोटेंट लॉ जब P के साथ ही लिख सकते हैं ऐसा नहीं है, Q के साथ भी तो लिखा जा सकता है, Q के साथ भी लिखा जा सकता है।
Q and Q is equal to Q, logically equivalence with Q. P और Q और Q, तो लॉजिकली इक्विवेलेंस विद Q. किसी भी स्टेटमेंट के साथ लिख सकते हो, खुद के साथ लिखना है, बस एंड कर देना है तो भी खुद के साथ, और करना है तो भी खुद के साथ, इसलिए आइडेम्पोटेंट लॉ. सेकेंड वन, कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ जैसे आपने सेट थ्योरी में स्टडी कर रखा है, दो सेट का अगर यूनियन लिखना है तो चाहे आप उसको ए यूनियन बी लिख लो, चाहे आप उसको बी यूनियन ए लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसी तरह से इंटरसेक्शन भी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है या तो फिर बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करना है, वन एज द सेम. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, ठीक है ना. तो जैसे एडिशन होता है ए प्लस बी या बी प्लस ए, वन एज द सेम. तो कम्यूटेटिवनेस यहां भी फॉलो होती है. देखो किस तरह से, P एंड Q लॉजिकली इक्विवेलेंट विद Q एंड P. अब दो नंबर पे है तो दो स्टेटमेंट ले लिए मैंने, कम्यूटेटिव दो नंबर पे तो दो स्टेटमेंट ले लिए P Q. अच्छा, इसी तरह से P और Q, ये भी कम्यूटेटिव रहेगा, Q और P ये भी कम्यूटेटिव होगा. कोई डाउट? थर्ड वन, तीसरा लिख लो. अब पहले के लिए एक था, दूसरे के लिए दो थे, तीसरे के लिए कितने रहेंगे? तीन रहेंगे. तो यहां लिख लो एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ, P एंड Q एंड R, तीन लोगों का एंड करना है. तीन स्टेटमेंट है, तीनों का एंड करना है. तो ऑर्डर आप कैसे भी रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल P एंड Q लिख दिया और फिर उसके बाद जो आंसर मिलेगा उसमें एंड R बनाए, या तो फिर आप P को साइड रख दीजिए और पहले Q एंड R बना लीजिए, जो आंसर मिलेगा उसमें फिर एंड P बनाएंगे, तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसी तरह से और भी P और Q और R, तीन लोगों का और करना है, तीन स्टेटमेंट है उनका और करना है. तो पहले आप P और Q बना लीजिए, फिर उसमें और R कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. या तो फिर आप P और Q और R कर दीजिए तो भी ठीक है, या तो फिर आप पहले P एंड R करेंगे फिर बाद में एंड Q करेंगे तो भी चलेगा. यहाँ पहले P और R करेंगे बाद में और Q करेंगे तो भी चलेगा. तो सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हो आप, कम्यूटेटिवनेस जैसे होता है ना आगे पीछे, सीक्वेंस बदल सकते हो. तो उस तरह से एसोसिएटिविटी वो भी वैसा ही होगा, सीक्वेंस आप कुछ भी रखो. यहाँ तक कोई डाउट? तीन तो हम बना चुके, अब अगला लिखते हैं. राइट डाउन फोर्थ वन. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब चार नहीं होंगे, अब तीन ही होंगे, पर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, अब यहाँ देखो तीन का
तीनों का एंड था, तीनों का और था, और अब यहां एक एंड होगा और एक और होगा। P एंड Q और R। अब ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजंक्शन। इस कंजंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजंक्शन ओवर डिसजंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजंक्शन ओवर द डिसजंक्शन। तो कैसे होगा देखो, P एंड वो पहले Q को मिलेगा और उसी के साथ P एंड वो R को भी मिल जाएगा। तो ये कंजंक्शन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बीच वाला ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, और वो एज इट इज चलता रहेगा। अच्छा, यही डिस्ट्रीब्यूशन डिसजंक्शन के लिए भी हो सकता है, और के लिए भी हो सकता है। कैसे होगा देखो, P और Q एंड R, तो ये जो डिसजंक्शन है, बाहर वाला डिसजंक्शन, और वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो P और Q, P और R ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, और डिस्ट्रीब्यूशन होते वक्त ये जो बीच वाला कंजंक्शन एंड है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड। हो गया लिख के। फिफ्थ वन, एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, P एंड P और Q। देखो, एक एंड है, एक और है, तो एक एंड एक और हम इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, पर वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो क्या करना है, एक एंड एक और, वो तो है ठीक है। दो लोग, वो है P और अकेला है Q। दो है P और अकेला है Q। तो कमजोर को तो सभी दबा देते हैं, पता है आपको। अकेला होने की वजह से Q कमजोर है और P स्ट्रांग है, वो दो है, तो दोनों मिलके Q को दबा देंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे, तो फाइनल आंसर बनेगा P। ऐसा भी हो सकता है P और P एंड Q, इसका आंसर भी P ही होगा। अच्छा, अगर यहां दो बार Q होता और एक ही P होता, तो फिर फाइनल आंसर में Q लिखना पड़ेगा। जो डबल होंगे, जो स्ट्रांग होंगे, वो एज इट इज आंसर में कैरी फॉरवर्ड। इसका प्रूफ भी हमें लिखना है, पर ठीक है बनाते हैं इस वाले का जो, बाकी तो नहीं, इस वाले का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सर वो फिफ्थ कैसे आया? फिफ्थ
एब्जॉर्प्शन लॉ उसका नाम है, एंड लॉ स्टेट्स दैट एक एंड रहेगा, एक और रहेगा, पी एंड पी और क्यू। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? तो इसका आंसर हाल फिलहाल याद रखने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूं कि जो 2 बार लिखे गए हैं, पी डबल है, देखो पी डबल है और क्यू अकेला ही है, तो कमजोर को तो सभी दबा देते हैं, तो इसलिए ये स्ट्रांग है, क्यू अकेला है, वो कमजोर है, तो क्यू को ये दोनों मिलके एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा पी। अब इसका प्रूफ ये बना कैसे थ्योरेटिकली ये बताता हूं, अभी आज फिलहाल इतना लिख के रखो। अगला लिखो, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी के लिए पी के लिए एंड ट्रू के साथ, पी के लिए एंड फॉल्स के साथ, ट्रू आइडेंटिटी है, फॉल्स आइडेंटिटी है, तो उन दोनों आइडेंटिटीज के साथ पी का एंड, और उन्हीं दोनों आइडेंटिटीज के साथ पी का और भी हमें लिखना है। तो ये रहा पी और ट्रू, पी और फॉल्स। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ओके, चलो अब इनका फाइनल आंसर लिखते हैं। सोचो थोड़ा, अगर बोथ ट्रू रहे तो ही फाइनल आंसर ट्रू मिलेगा इन केस ऑफ एंड कंजंक्शन के केस में, तो वही सोचना है। देखो ध्यान से समझना, एंड लॉ लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, तो बोथ ट्रू देन ओनली फाइनल आंसर विल बी ट्रू। एक तो हो चुका ट्रू, अब इंतजार है दूसरे का। अगर ये ट्रू हो गया, पी का वैल्यू अगर ट्रू हो गया तो बोथ ट्रू मैनेज हो जाएगा, तो फाइनल आंसर भी ट्रू आ जाएगा। अगर पी ट्रू हुआ तो फाइनल आंसर भी ट्रू आ जाएगा। पर ये अगर ट्रू हो नहीं पाया, ये अगर फॉल्स बन गया, तो बोथ ट्रू कभी मैनेज होगा ही नहीं, तो फाइनल आंसर भी कभी ट्रू आएगा नहीं, फाइनल आंसर भी फॉल्स आ जाएगा। तो अगर P ट्रू बना तो फाइनल आंसर ट्रू आ जाएगा, अगर P फॉल्स बना तो फाइनल आंसर भी फॉल्स आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है वो P को फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर P। अब सेम वे यहां सोचो जरा, एंड लॉ लगा हुआ है, एंड लॉ बोलता है बोथ ट्रू देन ट्रू, तो यहाँ P भले ट्रू हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और दूसरा तो फॉल्स है परमानेंटली, ये कभी ट्रू नहीं हो पाएगा, तो बोथ ट्रू कभी मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, तो हमेशा फॉल्स, ऑलवेज। तो इसे कॉन्ट्रडिक्शन भी बोला जा सकता है, फॉलोसी। उस तरह से ये आगे वाला सोच लो, और लॉ ऑफ डिसजंक्शन, बोथ फॉल्स देन फॉल्स, लेकिन ये दूसरा तो परमानेंटली ट्रू है, तो बोथ फॉल्स कभी मैनेज हो ही नहीं सकता, तो ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, टोटोलॉजी या थ्योरम। और यहाँ और तो बोथ फॉल्स देन फॉल्स, तो ये तो एक तो फॉल्स हो चुका है, अब बस इंतजार पी का है, पी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो फॉल्स आया तो दोनों फॉल्स आएंगे, फाइनल आंसर भी फॉल्स आएगा, और अगर ये ट्रू आ गया तो दोनों फॉल्स हो नहीं पाएंगे, फाइनल आंसर फॉल्स हो नहीं पाएगा, तो फाइनल आंसर भी ट्रू आ जाएगा।
पी ट्रू, फाइनल आंसर ट्रू, पी फॉल्स, फाइनल आंसर फॉल्स। तो फाइनल आंसर पी को फॉलो कर रहा है, तो फाइनल आंसर पी रहेगा। कोई दिक्कत? अब अगला देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ सिंपल सी बात है, डबल निगेशन अगर मिल जाए आपको तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेगेशन ऑफ ट्रू वो फॉल्स रहेगा, नेगेशन ऑफ फॉल्स वो ट्रू रहेगा। ये तो सिंगल सिंगल के लिए। अब P नेगेशन P इन दोनों का एंड, या तो P नेगेशन P इन दोनों का और। इनका भी आंसर हमें लिखना है, इन दोनों की। ये तो जान गए, डबल निगेशन कैंसर, निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स। एंड लॉ बोलता है कि बोथ ट्रू देन ओनली ट्रू। तो क्या ये दोनों साइमल्टेनियसली एट ए टाइम ट्रू हो सकते हैं? अगर पहला वाला ट्रू हो भी जाए तो दूसरा वाला नेगेशन है उसका, तो नेगेशन एक ट्रू है तो दूसरा नेगेशन के साथ तो वो फॉल्स ही रहेगा। एक ट्रू और एक फॉल्स ही बनता रहेगा, डबल ट्रू तो कभी नहीं मिलेगा। डबल ट्रू मिला तो ही ट्रू आंसर, पर एक ट्रू और एक फॉल्स है तो इसका आंसर हमेशा फॉल्स बना रहेगा। और लॉ, बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। और लॉ क्या होता है? बोथ फॉल्स देन फॉल्स, बोथ फॉल्स देन फॉल्स। तो क्या ये दोनों साइमल्टेनियसली फॉल्स हो सकते हैं, एट ए टाइम फॉल्स हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। एक ट्रू हो जाएगा तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू हो जाएगा। दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते, दोनों फॉल्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते। दोनों फॉल्स रहे तो फाइनल आंसर फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू। जिस लैपटॉप है ये, सर ये भी ये इसके साथ हो गया लिख के। कंडीशनल लॉ, P implies Q, लॉजिकल इक्विवेलेंस आपने लिखा था इसका, पहले वाले का निगेशन और दूसरा डायरेक्ट, पहले वाले का निगेशन और दूसरा डायरेक्ट। कंडीशनल लॉ या तो लॉजिकल इक्विवेलेंस भी बोल सकते हो। उसी तरह से P डबल एम्प्लाइज Q के लिए भी आपने लिखा था, P implies Q and Q implies P। या तो इसको और लिख सकते हो, नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। पहले वाले का निगेशन और दूसरा डायरेक्ट, पहले वाले का निगेशन और दूसरा डायरेक्ट, लॉजिकल इक्विवेलेंस। अच्छा, निगेशन भी आपको पता ही है, डी मॉर्गन्स लॉ से कंजंक्शन और डिसजंक्शन का निगेशन बनेगा। सिंगल एम्प्लॉइज कंडीशनल, उसका निगेशन लिखने के लिए ये लॉजिकल इक्विवेलेंस यूज करना पड़ता है, और वो निगेशन होता है P बट नॉट Q। चाहो तो लिख के रखो,
नेगेशन ऑफ P implies Q, वो रहेगा P बट नॉट Q। ये दोनों भी याद कर लिए तो भी मोर देन सफिशिएंट। इन दोनों से तो फिर आगे बना ही सकते हो। और वो भी हमने लिखे कॉन्वर्स इज इक्वल टू इट्स ओन कॉन्ट्रापोजिटिव। सॉरी, एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न, सॉरी कॉन्वर्स इक्वल टू कॉन्ट्रापोजिटिव नहीं, एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद इट्स ओन कॉन्ट्रापोजिटिव। वो भी लिखा है ना, वहां से भी लिख सकते हो। और ठीक है, बहुत हो गया। और ऐसे ये 7-8 लॉ पूरी श्रद्धा से याद कर लो। अब वो प्रूफ लिखना है हमें। अब्जॉर्प्शन लॉ के लिए प्रूफ लिखना है। हाँ है ना, हाँ जी, बोर्ड में भी। नहीं नहीं, बोर्ड में भी है ना। सीबीएसई में हो या एसएससी में? एसएससी में तो 12th स्टैंडर्ड के लिए है, और सीबीएसई में अगर कोई होगा तो सीबीएसई के लिए 11th स्टैंडर्ड में। सीबीएसई एनसीईआरटी का 11th स्टैंडर्ड का बुक है, वहां मैथमेटिकल रीजनिंग, और 12th स्टेट बोर्ड के लिए मैथमेटिकल लॉजिक। 12th में पेपर फर्स्ट के लिए चैप्टर रहेगी। और एनसीईआरटी वाला कोई होगा तो उसके लिए 11th में ही है मैथमेटिकल रीजनिंग। वैसा है, इंडिविजुअल टॉपिक है, इसके साथ कोई चैप्टर जुड़ा हुआ नहीं है, अलग ही है स्पेशल। और एक क्वेश्चन फिक्स मेंस में बनेगा ही बनेगा इससे 100%। तो एक एक मार्क अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो जुटाते चलेंगे। स्टैटिस्टिक्स भी फिक्स है, मेंस में बनेगा ही बनेगा, तो स्टैट फाइनल कर दिया आप। रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग ये फाइनल कर दिया। जैसे एक टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन 99.99% बनता ही है। एक आध बार उसमें एसओटी का ऑप्शन आ जाएगा, तो बहुत कम होता है। हाइट एंड डिस्टेंस ही जनरली पूछा जाता है। सर ये चैप्टर खत्म हो गया? हाँ जी, थोड़ा एक छोटा टॉपिक बाकी है, खत्म हो जाएगा। आज तो खत्म हो ही जाएगा। सर इसकी बुकलेट आप है क्या? मॉडल लगा रहे हो ना? हाँ बोलो। सर ये रेजो सर पेपर नहीं है ना इसकी बुकलेट? रेजो सर पे इसकी बुकलेट नहीं है ना? पर है ना भाई, बुकलेट तो मुझे तो दी गई है, मैथमेटिकल रीजनिंग ये रहा, नहीं देखो। सर, रेजो सर पे, हाँ। रेजो सर। पता नहीं, अच्छा वो ऑनलाइन आप देख रहे हो क्या? यस सर, क्योंकि अभी मैं नासिक में ना इसलिए। ठीक है यार, आ जाना फिर, बुकलेट ले लेना। ऑनलाइन नहीं होगी शायद से। सर यूनिट टेस्ट चालू इसलिए। जनरली ये टॉपिक एडवांस के लिए नहीं है, मेंस के लिए ही है। तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं है इसमें, इजी चैप्टर है। तो हाइट एंड डिस्टेंस तो हम ट्रिग्नोमेट्री में बना चुके, मॉड्यूल के तो डाउट भी सॉल्व कर दिए थे, तो वो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, स्टैट कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके भी आप मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाते रहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट क्लास ले लेंगे। स्टैट के अगर कुछ डाउट है, रीजनिंग के अगर कोई डाउट है तो बता देना, कर लेंगे सॉल्व अगले 1 या 2 क्लास में। फिर एसओटी स्टार्ट करने वाला हूँ, या तो एफएम, जैसे जेसबी सर से बात करूंगा, हमारा जो डिसाइड होगा वो करते हैं। सर तो टेस्ट में स्टेट्स क्यों नहीं आया था इस बार? पता नहीं यार, वो टेस्ट भी क्या, कई टेस्ट तो कोटा से भी आते हैं, तो पता नहीं उन्होंने
क्या किया है? जो टेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो था। हाँ सेट लिखा है पर क्वेश्चन नहीं पूछा तो ठीक है ना, अपनी अपनी मर्जी है, उसमें क्या है। हाँ इस आउट ऑफ संडे सिलेबस तो को कुछ नहीं था ना, आउट ऑफ सिलेबस तो था नहीं ना कुछ। सर इस संडे को लो ना टेस्ट फिर। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुनो, वो इम्पोर्टेंट ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस एक टॉपिक, मैथमेटिकल रीजनिंग दूसरा टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स तीसरा टॉपिक, तीनों टॉपिक से मेंस पे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो वैसे देखा जाए तो मेंस के 12 मार्क्स तो अपने कवर हो चुके हैं अब तक। तो यहाँ से आगे जब भी मेंस का पेपर आप देखोगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। पी एंड पी और क्यू ये लिखा है, ये लिखे है। अब क्या किया जाए बोल सकता है कोई? डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं करना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर करेंगे भी तो क्या होगा देखो तो जरा। डिस्ट्रीब्यूशन से होगा पी एंड, ये पहले वाले पी को मिलेगा, पी एंड ये क्यू को भी मिल जाएगा, और बीच वाले में ये और रहेगा इस तरह से। चलो डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लेते हैं, लिखना मत, ये सही नहीं है, आगे गड़बड़ होने वाली है। पी एंड पी तो लिखा ना हमने, पी एंड पी, याद कर लो। पी बिल्कुल सही, ये देखो लिखा हुआ है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये रहा पी एंड पी। तो इसका आंसर तो पी ही रहेगा, इसका आंसर पी ही रहेगा, तो वो लिखते हैं। तो पी एंड पी, इसका आंसर मैंने लिखा, ये रहा पी, और ये आगे क्या आ जाएगा, पी एंड क्यू। अरे गौर से देखना, अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिया, तो ये पहले वाले का कन्वर्जन ये दूसरे वाले मिल जाएगा। देखो ऐसा ही मिल चुका है, पी और पी एंड क्यू। अरे सर तो फिर एक काम करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन एक और बार कर देते हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो फिर से वही चले जाओगे, सेम कंस्ट्रक्शन आ जाएगा फिर से। इसलिए बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं करना है। यहां यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बताओ जरा, सोचो। ये रहा आइडेंटिटी लॉ यूज करना है, आइडेंटिटी लॉ यूज करना है, ये लिखा हुआ है आइडेंटिटी लॉ। पहला जो P लिखा हुआ है, पहला जो P लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पहला P लिखा हुआ है, ये रहा। देखो मैं उसको, ये P है, देखो ये लिखा हुआ है P। तो इस P के लिए यहां से दो वैल्यू में लिख सकता हूं। P के लिए ये पहला वैल्यू है, P के लिए ये पहला वैल्यू है, P एंड T, या तो P के लिए ये दूसरा वैल्यू भी है मेरे पास, P और F। तो दोनों में से कौन सा वैल्यू लिखूं? तो मैंने देखा कि इसके साथ में जो दूसरा ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसके साथ में जो दूसरा ब्रैकेट लिखा हुआ है उसमें और लगा हुआ है, उसमें और लगा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, एक ब्रैकेट एंड वाला, एक ब्रैकेट और वाला, तो ये और वाला ब्रैकेट कैरी फॉरवर्ड करता हूं।
क्योंकि उसके साथ में जो है उसमें और लगा हुआ है, तो ये P और F यही लिखेंगे, P और F एंड ये एज इट इज P और Q। कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर? आइडेंटिटी लॉ मैंने यूज कर लिया P के बदले। अब देखो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, जैसे बाहर वाले टर्म को ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वैसे अंदर वाला टर्म कॉमन लेके बाहर भी तो लिख सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लिखा जाएगा उसको, और वो रिवर्स उल्टा। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ P और ये कॉमन है दोनों ब्रैकेट में, तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, कॉमन लिख लेता हूँ P और, इधर क्या बचेगा F, इधर क्या बचा Q, और बीच में लॉजिकल कनेक्टिव है एंड। कोई डाउट? P और को मैंने कॉमन ले लिया, P और को कॉमन ले लिया, P और। अब यहां फिर से आइडेंटिटी लॉ यूज करना है, एंड विथ फॉल्स, एंड विथ फॉल्स। तो ये रहा एंड विथ फॉल्स, P एंड फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। अगर ये याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो यही डिसाइड करेंगे। देखो ध्यान से, दोनों का एंड है, तो एंड लॉ बोलता है कि बोथ ट्रू देन ओनली ट्रू। तो क्या ये दोनों एट ए टाइम ट्रू हो सकते हैं? क्यों भले हो भी जाए, पर ये तो परमानेंटली फॉल्स है, ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता। तो बोथ ट्रू कभी मैनेज होगा ही नहीं। अगर बोथ ट्रू हो जाता तो फिर फाइनल आंसर ट्रू लिखते, पर बोथ ट्रू कभी मैनेज होगा ही नहीं, तो फिर फाइनल आंसर को ट्रू कभी लिख ही नहीं सकते। फाइनल आंसर हमेशा के लिए फॉल्स रहेगा। और लास्ट में ये बनाएंगे P और F। अब डिपेंड करता है और लॉ, बोथ फॉल्स देन फॉल्स। तो एक तो हो चुका है, बस तब अब इंतजार है इस P का। हो गया? चलो अब दूसरा आप प्रूव करके बताओ। दूसरा वाला आप प्रूव करके बताओ। नेक्स्ट लेक्चर डाउट क्लास, मतलब स्टैट के डाउट, रीजनिंग के डाउट मॉड्यूल तो है आपके पास, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सर रीजनिंग के एक्सरसाइज 1 के फोटो भेजते हो क्या आप ग्रुप पे? हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा। स्टैट का तो है ना आपके पास मॉड्यूल? यस सर। हाँ तो स्टैट ही लगा लीजिए, क्या खत्म हुआ होगा? खत्म हो गया क्या स्टैट? मतलब मॉड्यूल सॉल्यूशन वो खत्म हो गया आपका? चालू है सर, एक्सरसाइज 3 करनी है। अच्छा, चल रहा है, उसको चलने दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर उसके डाउट। अब आज वो मॉड्यूल का फोटो भी अपलोड कर देता हूँ। हो गया, बना लिए दूसरा? दूसरा कौन सा है देखो, LHS P और P एंड Q। फिर से आइडेंटिटी लॉ यूज करेंगे। आइडेंटिटी लॉ P
पी आंसर किसका है? तो ये पहला है, ये दूसरा है। अब दोनों में से कौन सा? तो साथ वाला दूसरा ब्रैकेट देखेंगे, साथ वाला दूसरा ब्रैकेट, उसमें एंड लगा हुआ है, तो अब एंड वाला यूज करेंगे, ये वाला P एंड T। P के बदले आप लिख सकते हो P एंड T। अब बस कॉमन ले लीजिए, P एंड, वो कॉमन लिया जाएगा, तो T और Q, T एंड, यहां देखो बोथ फॉल्स देन ओनली फॉल्स, दोनों फॉल्स तो हो नहीं सकते, तो हमेशा ट्रू आता रहेगा। एंड लॉ बोथ ट्रू देन ट्रू, तो एक तो हो चुका ट्रू, दूसरा P पे डिपेंड करता है। ठीक है, बिठा दे। अगला लिखो आप, लास्ट टॉपिक है स्विचिंग सर्किट। स्विच जिसमें यूज किया गया है ऐसा सर्किट, तो सर सर्किट में स्विच तो होता ही है। अरे ठीक है, स्विच होता है, पर अब देखो, अब एक नहीं, नंबर ऑफ स्विचेस है, कई सारे स्विचेस है, उनको रिड्यूस करना है। कई लोग पूछते रहते हैं ऐसा उटपटांग चैप्टर क्यों दिए रखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका थोड़ा एप्लीकेशन है, और वो तभी समझ में आएगा जब वो पढ़ेंगे, जब तक तो खैर साथ में लेके ही चलते हैं। ठीक है, लिख लो स्विचिंग सर्किट। अब तक हम लिखते थे लॉजिकल स्टेटमेंट P, लेकिन अब उसके बदले हम लिखेंगे स्विच S1 is closed, switch S1 is closed। लॉजिकल स्टेटमेंट हम लिखते थे Q, इसके बदले अब लिखेंगे स्विच S2 is closed। R रहा तो स्विच सर वीडियो माइक दोनों बंद हो गए। हाँ जी गाइस, स्विच S3 is closed। अच्छा, अब अगर नेगेशन मिल जाए आपको, जैसे नेगेशन ऑफ P, तो इसमें लिखेंगे स्विच S1 डैश इज क्लोज। हमेशा क्लोज में ही डिफाइन किया जाएगा, ओपन में ये डिफाइन नहीं होगा। ओपन रहा तो फिर तो सर्किट क्लोज होगा ही नहीं। तो फिर नेगेशन के लिए सर ओपन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे डैश लगा तो दिया, डैश लगा दिया। आगे लिख लो एंड कनेक्टिव।
replaced by series arrangement of switches and logical connective replaced by series arrangement of switches. स्विच को सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज करना है. और कनेक्टिव और लॉजिकल कनेक्टिव रिप्लेस बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस. अब ये जो स्विचिंग सर्किट वाला टॉपिक है, ये अब तक मेंस में तो कोई क्वेश्चन नहीं बना है. छोटे मोटे स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें बनता है, या तो बोर्ड में भी हो सकता है. तो सब टॉपिक्स पढ़ के रखने हैं. मेंस में अब तक तो बना नहीं, पर अगली बार बनेगा नहीं, ये तो बोल नहीं सकते. सब सिलेबस हाँ डिफाइन, बस वो तो उठ पड़ा, मतलब चेंजेस होते रहते हैं. कभी आज बोल दिया कि अरे ये चेंज हो गया, वो आ गया. अब तो कोरोना चल रहा है, तो फिर तो चेंजेस के तो मतलब ऐसी झड़ी लगा रखी है. कभी बोलते हैं साल में 2 बार होगा, फिर बोलते 4 बार होगा, फिर बोलते एक ही बार दे सकते हैं, फिर बोलते 2 बार दे सकते हो, फिर बोलते 4 बार दे दो. तो वो ठीक है, डिपेंड. अब छोटा सा ही टॉपिक है. हाँ, अगर बहुत कोई बड़ी दिक्कत होती तो बात अलग थी. छोटा ही टॉपिक है तो अपन पढ़ लेंगे, कुछ वेस्ट तो नहीं होगा, जो भी है काम में आएगा. हो गया लिख के. अब देखो डायग्राम किस तरह से बनेगा. तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट दे रखा है P एंड Q. अब इसको मुझे स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट करना है. तो कैसे होगा? P स्विच S1, ये स्विच मैंने ड्रॉ कर दिया. ये स्विच S2, Q के लिए मैंने ये स्विच दूसरा स्विच ड्रॉ कर दिया. सर्किट है तो 100% लैंप तो लगेगा. बैटरी और फिर करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. अब लिख लो, ये पहला स्विच है तो ये S1, ये दूसरा स्विच है तो ये S2. हो गया. एंड कॉम्बिनेशन, सॉरी, एंड लॉजिकल कनेक्टिव रिप्लेस बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस. और रहा तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस. ये रहेगा S1, ये रहेगा S2. करंट डायरेक्शन,
हो गया? बना दिया गाइस, बिठा दे। ठीक, देखो ध्यान से, अब एक स्विचिंग सर्किट दे रखा है और उसको रिड्यूस करना है। S1, S1 डैश, S2, S3, S3, हाँ क्वेश्चन, यहाँ कितने स्विच नजर आ रहे हैं आपको? टोटल 4 स्विच नजर आ रहे हैं। जैसे इस सर्किट का रिजल्ट, इस सर्किट का आउटपुट होगा, सेम आउटपुट वाला एक दूसरा सर्किट मुझे ड्रॉ करना है, बट उसमें नंबर ऑफ स्विचेस को रिड्यूस कर देना है। वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्विचेस। तो वही क्वेश्चन है, रिड्यूस द नंबर ऑफ स्विचेस। ये जो स्विचेस है इनको रिड्यूस करना है, कम करना है। क्या ये हो सकता है? कैसे होगा देखा जाएगा, देखते हैं। देखो ध्यान से, अब इसको पहले लॉजिकल स्टेटमेंट में बदल देते हैं, इस स्विचिंग सर्किट को लॉजिकल स्टेटमेंट में बदल देते हैं। तो लैंप इज ऑन कब होगा? देखो ये S1 स्टैंड फॉर P, S2 ये Q, सीरीज कॉम्बिनेशन लगा हुआ है तो एंड, आगे और ब्रैकेट, S1 डैश तो नेगेशन P, S2 तो Q, सीरीज कॉम्बिनेशन तो एंड लगा हुआ है। अच्छा, ये पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पैरेलल में लगे रखे। तो पैरेलल के लिए और, तो दिस इज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पैटर्न टू दिस सर्किट। इस सर्किट को इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिक वाला मैंने बना दिया। कोई डाउट? अब यहाँ वो जो बुलियन के लॉज हमने देखे हैं उनको यूज करते हैं। एंड क्यू जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो वैसे कॉमन भी तो ले सकते हो। यहां बचा रहेगा P, यहां बचा रहेगा नेगेशन P, बीच में लगा रहेगा और कॉमन लिया गया एंड Q। वो इस तरह से लिखेंगे, कॉमन लिया गया एंड Q, इधर बचा P, इधर बचा नेगेशन P, बीच में लगा और। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक ट्रू तो हो सकता है पर दूसरा क्या होगा? फॉल्स होगा, इसी का निगेशन है ना। और अगर ये फॉल्स हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जो P होगा उसका निगेशन इधर आना है। तो P अगर ट्रू रहा तो निगेशन फॉल्स आ जाएगा, अगर P फॉल्स है तो निगेशन ट्रू आ जाएगा। मतलब दोनों सेम तो हो नहीं सकते, तो दोनों फॉल्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और लॉ बोलता है बोथ फॉल्स देन ओनली फॉल्स, पर दोनों फॉल्स तो हो ही नहीं सकते। तो मतलब फाइनल आंसर तो हमेशा ट्रू आता रहेगा। कोई दिक्कत? अब देखो एंड लॉ, बोथ ट्रू देन ट्रू, तो एक तो ट्रू हो चुका है, अब बस क्यू का इंतजार है। सब कुछ क्यू पे डिपेंड करता है। तो फाइनल आंसर होगा क्यू।
तो इस सर्किट का लॉजिकल इक्विवेलेंस बस एक स्विच से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इतने चार अलग स्विच यूज करने की जरूरत नहीं, उसका रिजल्टेंट आउटपुट बिल्कुल सेम होगा, बस एक स्विच यूज करके भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से इसको रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद ये वाला स्विच ये यूज करके फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो वो स्विच कौन सा है? क्यू। क्यू मतलब S2। तो अब सब कुछ S2 पे डिपेंड करता है भाई। ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट लॉजिकल सर्किट, इसका इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट ये रहा। एक ही स्विच की जरूरत है वैसे। सर कैसे? अरे देखो ध्यान से, इधर से करंट आने लगा, यहां तक आ गया। अब इसके बाद अगर S1 क्लोज रहा, तो फिर ये ब्रांच ओपन रहेगा, क्योंकि इसका निगेशन है, S1 का निगेशन है यहाँ पे। अगर S1 क्लोज होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन होगा तो करंट इधर से जा नहीं पाएगा, पर S1 क्लोज हो रहा है ना, तो इधर से जाएगा, तो इधर से तो चला जाएगा। अब S2 पे डिपेंड करता है, S2 अगर क्लोज है तो ही करंट आगे बढ़ेगा, S2 अगर क्लोज नहीं है तो फिर करंट आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, S1 अगर क्लोज है मतलब ट्रू है, तो इधर से करंट आगे बढ़ जाएगा। पर अगर S1 फॉल्स है, मतलब ये वाला क्लोज है, S1 डैश क्लोज है, ये वाला ओपन, तो S और S1 डैश दोनों एक दूसरे को पैरेलल में लगे हुए हैं, तो कोई एक तो बंद होगा, कोई एक तो शुरू, दोनों एट ए टाइम बंद तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के निगेशन है। S1 और S1 डैश दोनों एक दूसरे के अपोजिट वैल्यूज है, तो फिर एक ओपन रहा तो दूसरा क्लोज होगा, एक क्लोज रहा तो दूसरा ओपन, तो मतलब एक ना एक तो क्लोज होगा ही होगा। तो जो क्लोज होगा वहां से करंट आगे बढ़ तो जाएगा, तो मतलब S1 का कोई इंपैक्ट होगा ही नहीं, करंट या तो इधर से या तो इधर से। सर हाँ, तो S1 और S1 डैश इनका तो कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि एक ना एक तरफ से करंट तो आगे बढ़ ही जाएगा, और चाहे इधर से आ जाए चाहे इधर से आ जाए, दोनों के लिए S2 इंपॉर्टेंट है। चाहे इधर से भी आ जाए तो S2 क्लोज होने के बाद ही आगे बढ़ पाएगा, इधर से भी आ जाए तो भी S2 क्लोज होने के बाद ही आगे बढ़ पाएगा। तो सब कुछ S2 पे डिपेंड करता है, तो इसलिए फाइनल आंसर में S2 बना है, बस एक स्विच ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसको रिड्यूस भी आप कर सकते हो। अच्छा, कई बार ऐसा होगा, रिड्यूस करते जा रहे और फाइनल आंसर यहाँ बन जाएगा ट्रू, फाइनल आंसर यहाँ बन जाएगा ट्रू, दैट इज टोटोलॉजी। तो अगर फाइनल आंसर ट्रू बना, टोटोलॉजी आ गया, तो फिर सर्किट इज ऑलवेज कनेक्टिंग, हमेशा करंट फ्लो मिलेगा, दैट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब हमें बंद लगता है, बंद नहीं, शॉर्ट सर्किट, कंटिन्यू करंट चलता रहेगा विदाउट एनी स्विच। तो इस तरह से क्लोज सर्किट ड्रॉ कर देना है, ऑलवेज कनेक्टिंग, ये 2 पॉइंट लगा लो, लगे ऑलवेज कनेक्टिंग, हमेशा करंट फ्लो मिलता ही रहेगा। किसके लिए? ट्रू के लिए भैया। अगर ट्रू या फाइनल आंसर ट्रू आ गया तो, और अगर फाइनल आंसर फॉल्स आ गया तो फिर स्विचिंग सर्किट इस तरह से ओपन रहेगा, बस इसको ओपन छोड़ दो, करंट जाएगा ही नहीं, कभी पास ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्शन, किसी भी कंडीशन में वो फॉल्स ही होगा, आगे करंट जा ही नहीं सकता। फाइनली अगर सॉल्व करते करते टी मिला तो उसका लॉजिकल वैल्यू तो हमें पता है, पर डायग्राम में कैसे इंडिकेट करो? डायग्राम में इस तरह से शॉर्ट सर्किट से इंडिकेट करो या ओपन सर्किट से इंडिकेट। अच्छा, कोई स्टैटिस्टिक्स के डाउट है क्या आपके? चैट के कोई डाउट किसी के?
हाँ बोलो बोलो। No, sir. हाँ ठीक है। हम्म, अच्छा बनाते हैं। देखो निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, उसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं। निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, उसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं। ये रहा। और जैसे रूल बताए गए थे उस तरह से बनाओ। अच्छा थियरी कंप्लीट हो चुका है, चैट का भी और रीजनिंग का भी। नेक्स्ट लेक्चर मॉडल डिस्कशन वगैरह करते हैं, ठीक है। लगे तो एक और डाउट लेक्चर, एक दो लेक्चर चलेगा, और एक में चैट को डिस्कस कर लेंगे, एक वो मैथमेटिकल रीजनिंग को डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से समझना, क्वांटिफायर है फॉर ऑल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया गया, तो पहले इसको चेंज करना होता है। यूनिवर्सल का चेंज क्या होगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन जाएगा। तो मैंने बना दिया ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट, फिर इमीडिएट फॉलोड जो कंडीशन होती है उसको चेंज नहीं करना होता है, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिर आगे सच दैट, और फिर ये जो बचा हुआ सेंटेंस है इसमें नॉट इंट्रोड्यूस करना होता है। तो नॉट इंट्रोड्यूस करने के लिए सिंपल सी चीज है, इस तरह से आप इस पे क्रॉस लगा सकते हो, इस तरह से क्रॉस लगा दीजिए वो भी चलेगा। या तो फिर आप उसको, अगर क्रॉस लगाना नहीं चाहते तो फिर हाँ इसके बदले आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, बस लेस देन नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू वाला यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, इक्वल टू वाला यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, तो निगेशन मतलब नॉट लगेगा तो फिर यहाँ एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। लिखते हैं, लिखो। All students are hardworking. All students are hardworking. All students are hardworking. All students are hardworking. तो देखो लिखा हुआ है ऑल, ऑल लगा हुआ है, ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, इसको हटा देना है। इसकी जगह देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक स्टूडेंट तो है, तो ऐसा भी लिख सकते हो। कम से कम एक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको सिंपल है ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लिखो, या तो फिर सम से रिप्लेस कर दो, ऑल रिप्लेस बाय देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, या तो फिर सम।
ऑल रिप्लेस बाय सम, और आगे जो बचा हुआ है उसमें नॉट इंट्रोड्यूस करना होता है। तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग। अगला एक और लिख लो, चलो। ऑल कैट स्क्रैच, ऑल कैट स्क्रैच, इसका नेगेशन लिखना है। तो लिखो सम कैट डू नॉट स्क्रैच, सम कैट डू नॉट स्क्रैच। और उसके साथ ही पैरेलल मीनिंग वाला दूसरा एक और है, देयर एग्जिस्ट अ कैट, देयर एग्जिस्ट अ कैट which does not scratch। आगे समझे, ऑल के बदले देयर एग्जिस्ट भी लिख सकते हो, या तो सम भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। और एक और लिखो, चलो। देयर एग्जिस्ट अ कैट which does not scratch, हो गया। एक और लिखो, चलो। एट लीस्ट वन कैट, एट लीस्ट वन कैट डज नॉट स्क्रैच। अगला लिखो एग्जाम्पल, √5 is an rational, √5 is a rational number, √5 is a rational number। √5 is not a rational number। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा निगेशन? √5 is not a rational number, √5 is not a rational number। और जनरली यही करिएगा भाई साहब, अगर नॉट है तो हटा दीजिए, और अगर नॉट नहीं है तो उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। जनरली यही करना होगा। कई बार क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट एंटोनिम पे भरोसा करते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, फैट, थिन। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है √5 इज अ रैशनल नंबर, तो कई सारे इसका निगेशन बनाएंगे √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो वो डिपेंड, अब देखो ध्यान से समझना, रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल बस दो ही सेट होते हैं। इसके अलावा और कुछ है क्या कि जो रैशनल भी नहीं है और जो इरेशनल भी नहीं है? ऐसा कोई नंबर पता है आपको? नहीं, आइदर रैशनल और इरेशनल, दोनों में से एक तो होना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, दोनों में जाके बैठ गया, ऐसा हो सकता है क्या? रैशनल भी और इरेशनल भी, ऐसा हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और दोनों में नहीं जाएगा, मैं अकेला खड़ा हूं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ एंटोनिम यूजफुल है, यहाँ आप एंटोनिम यूज कर सकते हो। तो नॉट रैशनल भी सही है, या तो इरेशनल कर दिया उसको तो भी सही है। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, अब एंटोनिम यूज कहाँ करना होता है ये तो बता दिया मैंने। अब एंटोनिम कहाँ यूज नहीं करना है वो लिखो, राइट डाउन। √5 is a positive number, √5 is a positive number। √5 is not a positive number। बहुत अच्छे, क्या होगा आंसर? √5 is not positive number, is not a positive number। तो नॉट यूज करके तो हो ही जाएगा। अच्छा, पर एक बंदे ने यहां भी एंटोनिम यूज कर लिया,
कि भाई नॉट पॉजिटिव, तो मतलब वो तो नेगेटिव होता है, तो लिख दिया उसने ये √5 इज अ नेगेटिव नंबर। रॉन्ग रहेगा पर ये सर। गलत हो गया, यहाँ गलती हो गई। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव यही दो चीजें होते हैं, ऐसा नहीं है। इन दोनों को छोड़ के एक अकेला खड़ा है 0, जो पॉजिटिव में भी नहीं है और नेगेटिव में भी नहीं है। तो दोनों छोड़ के और भी कुछ एग्जिस्ट करता है। अब जैसे सीता इज फैट, तो होगा सीता इज नॉट फैट, सीता इज थिन मत कर देना, क्योंकि फैट और थिन क्या यही दो चीजें होते हैं कि नहीं? मीडियम, कम फैट, ज्यादा फैट, ये बहुत सारी। तो ऐसी जगह जहां कंपैरिजन हो रहा है वहां तो मतलब इमेजिनरी भी हो सकता है ना। कौन सा वाला एग्जाम्पल को बोल रहे हैं या एग्जाम्पल आप बता रहे हो? हाँ, रैशनल इरेशनल। हाँ, तो इसलिए तो बोला कि एंटोनिम पे भरोसा मत कीजिए, नॉट लगाते जाइए, नॉट लगाते जाइए। नहीं नहीं नहीं, वो सही है, सही। रियल नंबर के साथ ही चलेंगे, रैशनल इरेशनल इमेजिनरी के नहीं। रियल के ही टाइप होते हैं ना, रियल के ही दो टाइप है ना, रैशनल और इरेशनल। और जो इमेजिनरी है वो रियल में नहीं है, और रियल में नहीं है तो फिर रैशनल इरेशनल लिखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रैशनल इरेशनल रियल को ही लिखा जाएगा, रियल के ही दो पार्ट है, रैशनल एंड इरेशनल। अब जो रियल में ही नहीं है तो वो रैशनल और इरेशनल कहां से आए? तो नॉट के बदले आप वहां एंटोनिम यूज कर सकते हो, पर क्यों करना, क्यों है जनरली करना क्यों है? नॉट को यूज कर लो, खत्म करो कहां। हाँ, बस मल्टीपल करेक्ट वगैरह पर अभी मेंस में एक पैटर्न फिक्स हो चुका है, सिंगल करेक्ट वाला ही पूछा जाएगा। तो पहले वो धोखा था कि अगर पहले मेंस में भी मल्टीपल करेक्ट हो वो पूछ सकते थे, पर अभी तो बंद कर दिए, सिंगल करेक्ट ही पूछे जाएंगे। तो सिंगल करेक्ट में तो फिर एक ही निगेशन लिखाएंगे, एंटोनिम वाला है तो पहचान जाओगे आप। अच्छा, पर एंटोनिम वाला भी है और नॉट वाला भी है, तो प्रेफरेंस आप नॉट वाले को देंगे, और वो समझ जाओ फिर जानबूझ के फंसाने के लिए दे रखा है, एंटोनिम वाला गलत हो सकता है वहां। ठीक है, फिर थ्योरी डिस्कशन तो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर स्टैट का मॉड्यूल डिस्कस करते हैं, और उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग। हाँ भाई, मैं वो मॉड्यूल डाल देता हूँ, ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, Yes. चलो देन, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? नो सर। ऑनलाइन वाले हो, कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, बाय सर। Bye, sir. बाय बाय, चलो।